ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे और हम लोग आज से लेकर सम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है सोना कंपनी लिमिटेड। तो मैं ये हेडिंग लिख देता हूँ, इस चैप्टर में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है। ये सोना लिमिटेड कंपनी का नाम। आगे यहाँ पे लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ सोना कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट में एक बार रीड कर लूंगा, लेकिन पहले मैं सॉल्व एडजस्टमेंट्स ही करूंगा हमेशा के जैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 3 लाख। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 3 लाख। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ, फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, 5% डिबेंचर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, वर्कर्स सेविंग फंड दिया हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है ऑफ ₹10 ईच 3 लाख। जनरल रिजर्व दिया है 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, वर्कर्स सेविंग फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, सब एक एक करके सॉल्व करेंगे। गुडविल दिया हुआ है, ओल्ड वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2,75,000 और मार्केट वैल्यू है 2,40,000। स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है। इनमें से फिलहाल मैं किसी भी चीज को टच नहीं करूंगा, फिलहाल मैं एडजस्टमेंट्स पे ध्यान दूंगा। ऑन 31 मार्च 2012 द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 3,50,000 एंड गुडविल एट 75,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है 75,000। ये लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 75,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की, जिससे पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। ये गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है 75,000। जितना हो सके सारी एडजस्टमेंट याद करते जाना। द नेट प्रॉफिट फॉर द 3 years वर 2009-10 का 95,000, 2010-11 का 65,000, 2011-12 का 1,10,000, of which 20% was placed to reserve. This proportion being considered reasonable in the industry in which the company is engaged and where a fair investment return may be 12%. ये जो fair investment return है 12%, ये expected rate of return है। Find the value of company share by net asset method and yield method. अब net asset method मतलब हमारा first method, yield method मतलब हमारा second method। yield मतलब market value method। अब सबसे पहले मैं पहले मेथड के 7 स्टेप्स और सेकंड मेथड के 3 स्टेप्स का ब्लैंक फॉर्मेट हमेशा हर क्वेश्चन में बना लूंगा, आधा आधा पेज छोड़ के हर एक स्टेप में। सिर्फ जो पहला स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें एक पेज छोड़ेंगे, बाकी सारे स्टेप्स में आधा आधा पेज छोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब इन लोगों ने, मतलब अभी मैं क्वेश्चन को बिल्कुल देखूंगा ही नहीं। आप लोगों को भी एज अ स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद कम से कम 10 मिनट लगेंगे, कम से कम 10 मिनट लगेंगे सारा ब्लैंक फॉर्मेट बनाने में। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड होता है नेट एसेट मेथड। मैं बिल्कुल भी अभी क्वेश्चन को देखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मेट बनाते जाऊंगा। फर्स्ट मेथड होता है नेट एसेट मेथड, इसका दूसरा नाम होता है बुक वैल्यू मेथड और तीसरा नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। पहला मेथड नेट एसेट मेथड, यहाँ इसका दूसरा नाम बुक वैल्यू मेथड, यहाँ इसका तीसरा नाम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इस मेथड में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है एसेट्स। इसमें अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, ठीक है। इसके बाद आता है लेस लायबिलिटीज, एक्चुअली जो
मेन आंसर है वो सॉल्व करने में 5 मिनट ही लगेंगे, फॉर्मेट बनाने में 10 मिनट लगेंगे। तो एसेट्स लेस लायबिलिटीज, यहां से आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप होता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में मेरे को पहले से ही पता है कि स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, मैं धीरे धीरे लॉजिक के साथ बताऊंगा, सुनते रहना। हमारा दूसरा स्टेप होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मैं फॉर्मेट बना रहा हूं लेकिन मेरे को मालूम है स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, फॉर्मेट सुनते जाओ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल multiply by expected rate of return upon 100. Capital employed for goodwill multiply by expected rate of return divided by 100. Divided by 100. ये हमारा स्टेप 2 होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसके बाद स्टेप 3 होता है, स्टेप 3 होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, ये आप लोग वही पांचों स्टेप, पहले 5 स्टेप वही हैं जो गुडविल चैप्टर में थे। ये तीसरा स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। इसके अंदर स्टेप 3A होता है, इसके अंदर स्टेप 3A होता है एडजस्टमेंट्स सबसे पहले। फिर स्टेप 3B होता है, आप देख रहे हो मैं सब जगह पे जगह छोड़ते जा रहा हूं। स्टेप 3B होता है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर स्टेप 3C होता है, स्टेप 3C होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग ITD बोलते हैं, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग ITD फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। जो एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल होता है उसका फॉर्मेट होता है ITD। ठीक है, इसके बाद स्टेप 4 होता है, इसके बाद स्टेप 4 होता है, स्टेप 4 का नाम होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप 4 मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4 होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल का एवरेज प्रॉफिट अलग होता है और शेयर्स वाला एवरेज प्रॉफिट अलग होता है। एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये हो गया स्टेप 4 हमारा। इसके बाद होता है स्टेप 5। स्टेप 5 होता है गुडविल। स्टेप 5 होता है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये गुडविल का स्टेप 5 हो गया। ठीक है, अब ये पांचों स्टेप बिल्कुल वही थे जो हम लोगों ने गुडविल चैप्टर में किए थे, इस चैप्टर में भी करने हैं, सुनते रहना, सारे रूल सुनते रहना। स्टेप 6 होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स। यहां से लेकर ज्यादा डिटेल में आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में एक कॉलम पर्टिकुलर्स और एक कॉलम अमाउंट, एक कॉलम पर्टिकुलर्स एक कॉलम अमाउंट। पर्टिकुलर्स में कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में पर्टिकुलर्स में 4 नाम आते हैं। कौन से 4 नाम आते हैं, सुनते रहना। सबसे पहला नाम आता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल।
अब आपको फर्क पता चलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल अलग है और कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स अलग है, ठीक है। उसी तरह एवरेज प्रॉफिट भी फॉर गुडविल अलग होता है और एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स अलग होता है। फिर सेकंड अमाउंट होती है हमारी गुडविल की मार्केट वैल्यू, गुडविल की न्यू वैल्यू या मार्केट वैल्यू। आपको अगर याद हो तो इस क्वेश्चन में गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई थी 75,000। गुडविल की मार्केट वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई थी 75,000। थर्ड अमाउंट होती है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू या न्यू वैल्यू, ये थर्ड अमाउंट। फोर्थ अमाउंट होता है अनकॉल्ड अमाउंट ऑन टोटल अनकॉल्ड अमाउंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये चार अमाउंट आती है स्टेप 6 में कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं। ये चार अमाउंट आती है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में, सॉरी कैपिटल अमाउंट फॉर शेयर्स में, ये चार अमाउंट आती है। ठीक है, इन चारों का जो यहाँ पे टोटल आएगा, जो यहाँ पे चारों अमाउंट का टोटल आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इन चारों अमाउंट का जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं होगा। पहले ऊपर जाते हैं वापस। ये जो स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 है ये इस क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है 75,000। अब ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आ गए हम लोग फर्स्ट मेथड में। यहाँ पे मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट करूंगा, एक दो वर्किंग नोट यहाँ पे मैं बनाऊंगा। एक वर्किंग नोट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बन जाएगा, हमेशा एक पहला वर्किंग नोट स्टार्टिंग में ही बन जाएगा और एक नोट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं एक नोट लिखूंगा क्या कि हेयर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल is given, that is rupees 75,000। Here new value of goodwill is given 75,000। तो स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 क्यों करते हैं। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 ये हम क्यों सॉल्व करते हैं, ताकि हम गुडविल की न्यू वैल्यू सॉल्व कर सकें, गुडविल की न्यू वैल्यू हमको पता चल सके। इसलिए हम लोग स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 करते हैं ताकि गुडविल की न्यू वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें। लेकिन जिस क्वेश्चन में गुडविल की न्यू वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई हो तो स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली स्टेप 1 के बाद स्टेप 6। स्टेप 1 क्यों, स्टेप 1 क्यों, क्योंकि जो स्टेप 1 का आंसर होता है, क्योंकि जो स्टेप 1 का आंसर होता है वो स्टेप 6 में काम आता है। इसलिए स्टेप 1 तो हमेशा करना ही पड़ेगा, स्टेप 1 तो हमेशा करना ही पड़ेगा क्योंकि वो स्टेप 6 में काम आता है। ठीक है, 1 फिर 6 फिर 7। इस क्वेश्चन में क्या होगा, स्टेप नंबर 1, 6, 7। 1 तो करना ही पड़ेगा हमेशा, गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई हो कि नहीं दी हुई हो, स्टेप 1 तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने थियरी वाले पेजेस में भी आपको बताया है, here new value of goodwill is given, that is 75,000। so step 1, 6 and 7 will be done। मैंने बार बार बताया स्टेप 1 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेप 1 का जो आंसर है वो स्टेप 6 में काम आता है, तो स्टेप 1, 6, 7 करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ साइड रूल करके, ये मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया है, साइड रूल करके फिर से बता देता हूँ। इफ न्यू वैल्यू of goodwill
is not given, then step 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 will be done. अगर गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है तो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब सारे के सारे सातों स्टेप पहले मेथड के लिए करने पड़ेंगे। अगर गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हो तो सातों स्टेप करने हैं, और अगर गुडविल की वैल्यू दी हुई है तो स्टेप नंबर 1, 6, 7 आगे। अब मैं फॉर्मेट पे पहुंचा था, स्टेप नंबर 6 के फॉर्मेट पे पहुंचा था, ठीक है। इसके बाद स्टेप 7 पे आते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा स्टेप 7। स्टेप 7 होता है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन। अब जैसे ही आप लोग स्टेप 7 स्टार्ट करोगे तो आपको याद आएगा, थियरी वाले पेजेस में मैंने आपको बताया था कि स्टेप 7 के दो पार्ट्स होते हैं, या तो स्टेप 7A या तो स्टेप 7B। 7A कब होता है, 7B कब होता है, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। 7A कब होता है, जब एक ही टाइप का इक्विटी शेयर हो तो 7A, एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स हो और उनकी फेस वैल्यू सबकी सेम हो तो भी 7A। 7B कब होता है, जब एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स हो और सबकी फेस वैल्यू अलग अलग हो तो 7B होता है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में 7A होगा, क्यों? क्योंकि हेयर ओनली वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर is given. Here only one type of equity share is given. So step 7A will be done. यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का इक्विटी शेयर दिया हुआ है तो स्टेप 7A will be done. अब मैं ये क्वेश्चन में आ गया, ये मैं क्वेश्चन में आ गया। देखो लायबिलिटी साइड पे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 3 लाख। एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है, वो भी फुल्ली पेड अप है। तो मैंने थियरी वाले पेजेस में आप लोगों को एक ऐसा स्टेटमेंट बनवाया था कि ये स्टेटमेंट आप लोग स्टार्टिंग में ही बना देना, कोई भी क्वेश्चन हो। ये थियरी वाले पेजेस हैं, इस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में बना देना, कितना भी इजी क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, ऐसी स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही बना देना, क्योंकि ये स्टेटमेंट लगभग हर स्टेप में काम आएगा। तो मैं अभी सम्स वाले पेजेस में जा रहा हूं, ये सम्स वाले पेजेस, और ये स्टेटमेंट मैं यहां पे कॉपी कर देता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन में टाइप बी के इक्विटी शेयर्स तो है ही नहीं, ठीक है। एक ही टाइप के इक्विटी शेयर है, एक ही टाइप के इक्विटी शेयर है, उनका नाम दे देते हैं हम लोग टाइप ए। इस क्वेश्चन में 30,000 इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये होता है 3 लाख रुपीस, ठीक है। ये पूरा का पूरा 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप है, तो अनकॉल्ड अमाउंट हो जाएगा 0। 30,000 इक्विटी शेयर्स, 0 रुपीज अनकॉल्ड, तो अनकॉल्ड अमाउंट हो जाएगा 0, ठीक है। इस टाइप की स्टेटमेंट हमेशा बना लिया करो। देखो ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच और आउटर कॉलम में लिखा है 3 लाख, मतलब ये शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं, ये शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है और वो फुल्ली पेड अप है। चलें आगे, ये लगभग हर स्टेप में ये कैलकुलेशन आपको काम आएगा। तो अगर एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है, हमने उसका नाम रख दिया ए टाइप, एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है तो स्टेप 7A होगा। चलो स्टेप 7 में जाते हैं।
Step 7. Here only one type of equity share is given. So step 7A will be done. अब step 7A क्या होता है? मैं फॉर्मूला थियरी वाले पेजेस में से कॉपी कर लेता हूं. स्टेप 7A का फॉर्मूला, ये थियरी वाले पेजेस थे हमारे. ये स्टेप 7A का फॉर्मूला ये रहा. बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ टाइप ए इक्विटी शेयर्स प्लस नंबर ऑफ टाइप बी इक्विटी शेयर्स. इस क्वेश्चन में टाइप बी तो है नहीं, माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर. ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं सम्स वाले पेजेस में कॉपी कर देता हूं. ये स्टेप 7 हमारा. स्टेप 7 में मैं फॉर्मूला कॉपी कर देता हूं. अब यहां पे बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर लिखते हैं क्योंकि टाइप ए टाइप बी है नहीं, इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर. मतलब पहले ये डिवाइड होगा, पहले ये पूरा डिवाइड होगा, फिर माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर होगा. ठीक है, पहले ये डिवाइड होगा. मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं. ठीक है, पहले इसको डिवाइड करना, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइड करने के बाद माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, माइनस बाद में करना. चलो आगे ये फॉर्मूला भी लिख दिया. ये हमारे मैंने स्टेप्स लिख दिए पहले मेथड के. अभी तक आप देख रहे हो मैंने कुछ भी क्वेश्चन में से सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया. ऐसा ही होगा आपके साथ एग्जाम में भी. सम्स वाले पेजेस में भी पहले सारे स्टेप्स ही आपको लिखने हैं. इसके बाद हमारा दूसरा मेथड स्टार्ट होगा, सेकंड मेथड. तो सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड का नाम होता है, या तो पहला नाम मार्केट वैल्यू मेथड, या तो दूसरा नाम यील्ड बेसिस वैल्यूएशन. यील्ड बेसिस वैल्यूएशन, ये सेकंड मेथड के दो नाम होते हैं, मार्केट वैल्यू मेथड और यील्ड बेसिस वैल्यूएशन. इस सेकंड मेथड में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. ये मेथड पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में. इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स. पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स. इसके अंदर फिर से 3 स्टेप्स होते हैं. पहले स्टेप 1A एडजस्टमेंट्स. इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है मुझे पता है, बट एज अ फॉर्मेट हमेशा एडजस्टमेंट्स लिख के जगह छोड़ देनी चाहिए. फिर स्टेप 1B सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. ये तो हमेशा करना ही पड़ेगा, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. इसके बाद स्टेप 1C. स्टेप 1C होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट. ये भी हमेशा करना ही पड़ेगा, कंपलसरी. स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में होता है, एक मिनट, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में होता है ITD और एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स में होता है TGD. ये फॉर्मेट भी मैं थियरी वाले पेजेस में से कॉपी कर लेता हूं. थियरी वाले पेजेस में जाते हैं. जो मार्केट वैल्यू मेथड था हमारा, मार्केट वैल्यू मेथड में
ये फॉर्मेट हमने बनाया था स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट TGD वाला, ये फॉर्मेट हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स वाला TGD वाला। सम्स वाले पेजेस में जाते हैं। आप लोग तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, बट आपको हमेशा बार बार हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ये स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद आता है माइनस टैक्सेस। टैक्सेस हम लोग इस अमाउंट पे निकालते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ हो तो। उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद हम लोग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस करते हैं, जी मतलब जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का परसेंटेज इस प्रॉफिट पे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करते हैं, 1 ईयर कंपल्सरी। 1 ईयर कंपल्सरी मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स दिए हो तो 1 साल का ही डिविडेंड माइनस करना है। इस क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हो तो 1 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यहाँ पे माइनस करना है। ये हमारा स्टेप 1C हो गया, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, मतलब इन शॉर्ट स्टेप 1 हो गया हमारा। इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 जो होता है वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड। ये भी मैं थियरी वाले पेज में फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, रेट ऑफ डिविडेंड का। स्टेप 2 और स्टेप 3 का फॉर्मूला मैं थियरी वाले पेजेस में कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने सिखाया थियरी वाले लेक्चर्स में। रेट ऑफ डिविडेंड, ये रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूला सम्स वाले पेजेस में लिख देता हूं मैं। रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे तो एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है, यहाँ पे एक ही टाइप का इक्विटी शेयर है, लेकिन जितने भी अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स हों उन सब का पेड अप कैपिटल प्लस कर देना, तो रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। ये हमारे स्टेप 2 का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 होता है हमारा मार्केट वैल्यू, फाइनल आंसर। स्टेप 3 होता है हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर, जो इन लोगों ने यील्ड बेसिस लिखा है, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ये भी थियरी वाले पेजेस में मैं कॉपी कर लेता हूं फॉर्मूला मार्केट वैल्यू पर शेयर का। ये मार्केट वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सम्स वाले पेजेस में ये मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला, ये मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर, पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और जो एक और मेथड होता है, थर्ड मेथड, वो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैं लिख देता हूं। थर्ड मेथड बहुत छोटा ही होता है, थर्ड मेथड का नाम होता है फेयर वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं सॉल्व कर दूंगा फेयर वैल्यू भी। ये फॉर्मूला भी थियरी वाले पेजेस में देख लेते हैं, बहुत इजी होता है। फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। तो ये फेयर वैल्यू का फॉर्मूला, फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी सम्स वाले पेजेस में लिख देते हैं। तो आपने देखा कि बहुत देर लगी सिर्फ फॉर्मेट बनाने में। फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, यहां तक सिर्फ फॉर्मेट था हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेने का एक बार कि गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है। अगर मैंने बताया पहले भी 1-2 बार, गुडविल की अगर न्यू वैल्यू दी हुई है तो स्टेप 2, 3, 4, 5 नहीं होगा फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में स्टेप 2, 3, 4, 5 नहीं होगा,
अभी फिलहाल ये कुछ भी इसमें से लिखना नहीं जब तक मैं अमाउंट्स शुरू नहीं करूं। एक बार मैं सारी अमाउंट्स के साथ बता दूं पूरा क्वेश्चन, फिर लिखना, अभी नहीं। ये सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट था और एग्जाम में आप लोगों को भी ऐसा ब्लैंक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हर एक स्टेप में एक पेज या आधा पेज, एक पेज या आधा पेज छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल कुछ भी लिखना नहीं जब तक मैं अमाउंट समझाऊं नहीं। ये क्वेश्चन 4 था हमारा। फिलहाल कुछ भी नहीं लिखना बेटा, सिर्फ फॉर्मेट याद करो।